Hello everyone, this is a CEPF analyst series. In this particular series, we are going to decode and we are going to solve the previous year questions of CEPF Assistant Commandant exam, especially of paper 2. Already we have covered 2 years of PYQs. 2023 का हमने cover कर लिया है, 2024 का expected है जल्दी cover हो जाएगा. Now in today's video, we will try to discuss this topic. Indian Armed Forces are a combination of strategic thinking and timely action. और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, दिस टॉपिक वाज आस्क्ड इन सीएपीएफ इन 2022. 2022 के अंदर ये टॉपिक पूछा जा चुका है. नाउ व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू डिकोड कि कैसे ऐसे लिखते हैं, कैसे फॉर्मेट हम उसका करते हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो लिखनी चाहिए. अगर आप इन सभी चीज़ों का आंसर ढूंढ रहे हो तो दिस इज अ वीडियो फॉर यू. मे बी इसमें फॉर्मेट डिस्कस ना हो, बट इसमें ये चीज़ें जरूर डिस्कस होंगी कि कौन सी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो. आपके दिमाग में सैकड़ों चीज़ें होंगी, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो, इस पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व करते हुए आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, इंट्रोडक्शन में क्या बेहतरीन चीज़ें लिख सकते हो, कैसे आपको ऑफ द ट्रैक नहीं जाना है, आपको हमेशा ऐसे टॉपिक पे कैसे स्टिक रहना है, उसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ. लेट्स सी. Question is, Indian Armed Forces are a combination of strategic thinking and timely action. फर्स्ट थिंग इज, जो हम हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में बताते हैं, कभी भी ब्लाइंडली किसी भी टॉपिक को एकदम से स्टार्ट नहीं करना है. ट्राई टू फाइंड आउट द टोन. सबसे पहले इस टॉपिक की अगर हम टोन देखें, टोन कैसी है, असर्टिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसी है. इसकी जो टोन है असर्टिव है. ठीक है, असर्टिव का मतलब होता है जिसमें कुछ फैक्ट हैं, राइट, जिसमें कुछ रिलीवेंस है. अब अगर इसके अंदर आप देखोगे, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, तो इसके अंदर सेकंड स्टेप रहता है फाइंड आउट द कीवर्ड्स. फर्स्ट थिंग क्या होती है, टोन एनालाइज करनी, किस तरह की टोन है. सेकंड स्टेप हमारा रहता है कीवर्ड्स फाइंड आउट करने, और हमने कीवर्ड्स इसके अंदर फाइंड आउट कर लिए हैं. 3 कीवर्ड है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, टाइमली एक्शन. 3 कीवर्ड मिल गए. थर्ड के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग. और आप लोग सोच रहे होगे सर ये तो आप यहाँ पर सिखा रहे हो, लेकिन क्या एग्जाम हॉल में हमें भी ये करना पड़ेगा क्या? एग्जाम हॉल में आपके पास ये टाइम नहीं रहेगा, लग्जरी ऑफ टाइम नहीं रहेगी. आपको ये जो प्रैक्टिस है अभी करनी है प्रिपरेशन स्टेज के अंदर, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका टाइम कम हो जाएगा. आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाओगे, और आइडियली आप 15 मिनट के अंदर इसको लिख दोगे. आपको 300 वर्ड्स 15 मिनट में लिखने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 मिनट में पूरा उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना ऐसे का, वो बड़ी बात है. उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा एसेज अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप वहाँ तक पहुँचोगे. ठीक है, तो 3 स्टेज में होता है कोई भी ऐसे का टॉपिक डिकोड, कैसे उसको लिखना है. पहले एनालाइज करना है टोन कैसी है, सेकेंड एनालाइज करना है कीवर्ड क्या दिए हो इसके अंदर, थर्ड उन कीवर्ड्स पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और फोर्थ अगर आप देखोगे इसके अंदर फिर हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे. जो भी हमने वहां पे लिखा है देन विल ट्राई टू कंक्लूड उसको समरी के फॉर्म में, विल ट्राई टू समराइज, राइट. अब हम देखते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन. हाउ इट इज. अभी आपको इसकी मैनिफेस्टेशन दिखानी है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाई है, कहाँ पे उन्होंने टाइमली एक्शन दिखाया है. ये जानना जरूरी है. मुझे लगता है आप लोगों ने काफ़ी अभी तक सोच भी लिया होगा कि कहाँ कहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेज ने दे हैव शोड देयर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कहाँ पे उन्हें टाइमली एक्शन दिखाया है. अगर टाइमली एक्शन की बात करूँ तो अभी भी आप देख सकते हो गनवाल वैली इंसिडेंट के अंदर, जहाँ पे स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था. टाइमली एक्शन की बात करें तो यूरी स्ट्राइक, टाइमली एक्शन की बात करें तो बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसको प्रीएम्प्टिव बोलते हैं. टाइमली एक्शन की बात करें तो ड्यूरिंग 1971 वॉर इंडियन आर्मी ने कैसे वहाँ पे टाइमली एक्शन लिया, मॉनसून के बाद वहाँ पे अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया. दैट इज अ टाइमली एक्शन प्लस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. सो यू नीड टू लुक एट द पास्ट, थोड़ा सा पीछे आपको देखना है. यहाँ से अभी तक जो ऑपरेशन हो चुके हैं, अगर हम श्रीलंका की बात करें, अगर हम मालदीव्स की बात करें, ऑपरेशन कैक्टस वहाँ पे चला. अगर हम मुंबई की बात करें तो ऑपरेशन वहाँ पे देयर वर मल्टीपल ऑपरेशन, ब्लैक टोर्नेडो एंड ऑल. कहाँ पे उन्होंने टाइमली एक्शन दिखाया, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाई, राइट. प्लस कहीं पे आर्म्ड फोर्सेस डिले भी हुई थी, उन ऑपरेशंस को भी आप बता सकते हो जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस ने थोड़ा डिले किया. दे वर मायोपिक इन विजन, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं थी. लेकिन करंटली वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज इसके ऊपर काम चल रहा है. और अगर बात करोगे तो देर इज़ अ पर्टिकुलर माउंटेन स्ट्राइक को, उसको बनाने की कोशिश हो रही है.
और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, पहले नहीं होता था ऐसा, लेकिन अब CIBMS की तरफ से हम बॉर्डर मैनेजमेंट जो है थोड़ा आधुनिक तरीके से हम कर रहे हैं। ड्रोन्स का इंटेलिजेंस, मॉडर्नाइजेशन इन डॉक्टरिंग के अंदर हम अपनी जो है नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी को भी रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर आपका आएगा। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा ब्लूप्रिंट देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। Look at this. First keyword is armed forces, Indian armed forces. Indian armed forces consist of what? Indian Army, Indian Navy. इंडियन नेवी का भी चेंज हो चुका है, काफ़ी चीज़ें इंडियन नेवी में चेंज हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स, राइट, प्लस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, आसाम राइफल, कोस्ट गार्ड एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, ये सारे इंडियन आर्म फोर्सेस। अगर इनके नाम, इनके काम आपको पता है, क्या क्या इन्होंने काम नहीं किए, अगर हम इंडियन आर्मी और इंडियन पूरी आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो देयर वाज एन ऑपरेशन राहत, उत्तराखंड के अंदर फ्लड आई थी, उसके अंदर 19,600 पीपल गॉट रेस्क्यूड। इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पे काम किया, आर्मी ने किया, ATBP ने किया, जितनी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, NDRF है, सब ने वहाँ पे काम किया। उसके बाद ऑपरेशन मदद देखोगे केरला फ्लड के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस ने इसके अंदर बहुत बेहतरीन काम किया है। कश्मीर फ्लड जब आई थी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस की बात करोगे, अभी भी पाकिस्तान को एक पर्टिकुलर शिप थी, पाकिस्तान बाउंड शिप थी, उसको भी मार्कोस कमांडो ने उसमें रेस्क्यू किया क्योंकि उसमें पायरेट्स वहाँ पे घुस गए थे। So there are multiple operations which Indian armed forces have been carried out. Other challenges देखे before Indian armed forces, ये challenges चलो अभी डिस्कस नहीं करते हैं। Now we'll again move to our discussion. सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि Indian armed forces, how Indian armed forces is called as strategic thinking force and timely action force. First of all, look at border management. जब हमारी स्क्रिमिशेस हुई बॉर्डर पे 2020-21 में, जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, वी हैव डिप्लॉयड आवर फोर्सेस। वहीं पे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे डिप्लॉय करना, क्या क्या चीज़ें डिप्लॉय नहीं की वहाँ पे, वहाँ पे हमने टैंक्स तक डिप्लॉय किए, वहाँ तक हमने BMP व्हीकल्स तक डिप्लॉय की। बहुत ज़्यादा जो लॉजिस्टिक चैलेंज था हमारे सामने, वो लॉजिस्टिक चैलेंजेस को फेस करते हुए हमने वहाँ पे इतने फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय किया, राइट, एट दिस एल्टीट्यूड। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। नाउ लुक एट दिस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो हमने किए 2016 के अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया हैज डिक्लेयर्ड कि वी हैव दैट कैपेबिलिटी टू कैरी आउट क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस। पहली कैपेबिलिटी, इंडिया पहले से बोलता रहा कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो हमने दिखाई थी वो 2016 के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक में। उससे पहले भी हमने दिखाई थी म्यांमार के अंदर जो ऑपरेशन हुआ था, व्हेन डोगरा जो रेजिमेंट के जो काफ़ी अगर आप देखोगे सोल्जर्स वाज ब्यूचर्ड, वहाँ पे उनको एम्बुश कर दिया गया था, एंड दीज मिलिटेंट्स और दीज इंसर्जेंट्स वेंट टू वेयर, म्यांमार। तो म्यांमार में ऑपरेशन किया था, ये उन्हीं की इमेज है। अब हम देखते हैं डिजास्टर रिस्पॉन्स में 2018 के अंदर केरला के अंदर फ्लड आई, ऑपरेशन मदद हमने चलाया वहाँ पे। तो ये देखोगे दैट शोज टाइमली एक्शन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, इमीडिएट सब हमने वहाँ पे रिलीफ देने की कोशिश की। नेपाल के अंदर जब अर्थक्वेक आया, इंडिया वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। टर्की के अंदर जब अर्थक्वेक आया, इंडिया वॉज ऑल्सो द रिस्पॉन्डर। 2000 आप देखोगे उसके अंदर दैट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइमली एक्शन, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने टाइमली एक्शन वहाँ पे लिया। इंडिया इवैक्यूएटेड, कहाँ कहाँ से इवैक्यूएशन नहीं किया, अगर आप यमन से देखो, यूक्रेन से देखो, कितनी कंट्रीज जो वॉर टॉर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे हमने ऑपरेशन चलाया, टाइमली एक्शन लिया और उनको पहले से ही वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट कर लिया। मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स की बात करोगे, रफाल एट द टाइम व्हेन चाइना इज एट ऑफ बॉर्डर्स, हमारे बॉर्डर्स पे थे और हमें अपनी मॉडर्नाइजेशन भी करनी थी और हमें अपनी कैपेबिलिटी भी बढ़ानी थी। तो रफाल को जल्दी से जल्दी उसको, उस पाइपलाइन को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट किया गया और रफाल को हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर उन फाइटर्स को लेके आया गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ज्वाइंट एक्सरसाइज भी इंडिया किस लिए करता है। ज्वाइंट एक्सरसाइज करने का तरीका यही है ताकि दो फोर्सेस के अंदर सिनर्जी आ सके। बहुत सारे एक्सरसाइजेस करता है इंडिया, मालाबार एक्सरसाइज करता है कुछ एक स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर, कंट्रीज के साथ, US के साथ करता है, जापान के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। हम ये ज्वाइंट एक्सरसाइज करने का तरीका यही है कि हम इन कंट्रीज के साथ हम अपने ऑपरेशन कैपेबिलिटी को बढ़ा सके, सिनर्जी बढ़ा सके। सपोज देर इज अ सम सिनेरियो जहाँ पे वी आर एंगेज विद सम एनिमी कंट्रीज और हमें वी नीड ए सपोर्ट,
इमीडिएटली यू कैन नॉट सिंक्रोनाइज अ नेवी विद अनदर नेवी, उसके लिए आपको पहले से रिहर्सल करनी पड़ती है। दैट शोज अ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। साइबर डिफेंस अगर हम देखें 2019 में पहली बार इंडियन आर्मी ने डिफेंस साइबर एजेंसीज को बनाया, पहली बार। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्राई सर्विस कमांड फॉर साइबर वारफेयर। क्वेश्चन आपका आया था 2023 के अंदर ही, क्वेश्चन आया था साइबर अटैक न्यू काइंड ऑफ वारफेयर। अगर इन तरह के वारफेयर को अगर आपको निपटना है, जब आप इसके सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको ये भी बताना चाहिए था कि डिफेंस साइबर एजेंसी 2019 के अंदर जो बनाई गई थी ये उसी से निपटने के लिए है, क्योंकि आने वाले टाइम पे यू विल विटनेस अ लॉट ऑफ साइबर अटैक्स एंड साइबर वारफेयर। साइबर अटैक्स और साइबर वारफेयर के अंदर डिफरेंस है, वो विल टेल, प्लीज टेल इन द कमेंट सेक्शन। आपके एग्जाम में जो पूछा गया था उसके अंदर पूछा गया था साइबर अटैक्स न्यू काइंड ऑफ वारफेयर, तो वो वारफेयर कैसे है, साइबर वारफेयर है क्या, साइबर अटैक क्या है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए न्यूक्लियर डेटरेंस अगला आता है। जब अग्नि 5 जब हमने बनाई, उसकी अगर आप कैपेबिलिटी देखोगे तो 5000 किलोमीटर तक वो स्ट्राइक कर सकती है विद प्रिसीजन। 5000 किलोमीटर में हमारा बीजिंग भी रेंज में आ जाता है। तो अग्नि 5 जो है वो डेटरेंस क्रिएट करती है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। अब ये आईसीबीएम जो है, इससे हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस बढ़ता है। नोबडी इज गोइंग टू टच अस। उनको पता है कि इंडिया हैज दैट कैपेबिलिटी। इसके साथ ही अगर आप ए सेट देखोगे, एंटी सैटेलाइट, दिस एंटी सैटेलाइट, अगर आप शक्ति मिशन भी देखोगे, ए सेट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सैटेलाइट्स को हम जमीन से ही शॉट डाउन कर सकते हैं, वो भी हमारी कैपेबिलिटी दिखाता है, वो भी डेटरेंस बढ़ाता है काफ़ी कंट्रीज के अंदर, क्योंकि उनको पता है इफ इंडिया इज एट वॉर विद समवन, इंडिया विल शूट डाउन देयर सैटेलाइट ऑल्सो। मैरीटाइम ऑपरेशंस की बात करें तो गल्फ ऑफ एडन के अंदर पायरेसीज बहुत होती हैं, तो इंडियन नेवी ने वहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है 2008 के बाद से। ऑपरेशन कैक्टस देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग ये रहा था ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स के अंदर 1988 के अंदर। वहाँ की सेना ने ही उसको कूप करने की कोशिश की थी। देयर वाज अ मिलिट्री कूप एंड इंडिया पर्टिकुलरली थ्वाटेड दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो इंडियन स्पेशल फोर्सेस मालदीव्स के अंदर गई, वहाँ पे जो कूप होने वाली थी उसको वहाँ पर स्टॉप किया, और आज हमारा जो नेबर है मालदीव्स, वो उसके अंदर आप देखोगे डेमोक्रेसी है, अदरवाइज वहाँ पे आप डिक्टेटरशिप देखते। और इंडिया के आसपास अगर आप देखोगे जितनी भी कंट्रीज हैं, बी इट मालदीव्स, बी इट श्रीलंका, बी इट म्यांमार और बी इट बांग्लादेश, तो इसके अंदर स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो यू कैन नॉट फोकस योर होल ऑफ योर एनर्जी एंड एफर्ट्स ऑन योर डेवलपमेंट। आपको अपने नेबरहुड भी सिक्योर करना पड़ेगा, तो आपका नेबरहुड सिक्योर है तो यू वुड बी मोर प्रॉस्परस। कारगिल वॉर देखोगे 1999 में, ऑल्दो देयर वाज अ इंटेलिजेंस फेलियर, देयर वाज अ फेलियर एट द बॉर्डर मैनेजमेंट, बट उसके बाद जो इंडियन आर्म फोर्सेज ने वहाँ पे एक्शन किया, ओके, उसके अंदर जो एयरफोर्स ने एक्शन किया अंडर ऑपरेशन सफ़ेद सागर, इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो स्ट्रेटजिक हाइट्स थी उनको अटेन किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैजुअलिटी जो भी है, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए। तो दैट शोज टाइमली एक्शंस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। आईएनएस अरिहंत अगर आप देखोगे, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसमें आप क्या लिख सकते हो, आप बता सकते हो कि इंडिया ने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग देखते हुए अपनी खुद की इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन बनाई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको रिलेट करना आना चाहिए कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या फिर इंडियन गवर्नमेंट क्यों काम कर रही है ऐसे आईएनएस अरिहंत बनाने पे, ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स बनाने पे, अग्नि 5 बनाने पे, ए सेट मिशन करने पे, क्यों? क्योंकि डेटरेंस क्रिएट किया जा सके, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में हुई थी, और इंडिया ने जब ये एयर स्ट्राइक करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इंडिया कॉल्ड इट व्हाट, इंडिया कॉल्ड इट अ प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। तो इंडिया ने बोला यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट लॉन्च पैड है, इसीलिए हमने क्या की है, एयर स्ट्राइक, और इसको प्री एम्प्टिव बोला था, दैट इज कॉल्ड एज प्री एम्प्टिव। उसके बाद आप देखिए हेडर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हम करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। कहाँ कहाँ पे हमने की, नहीं की, नेपाल के अंदर की, सॉरी ये यमन के अंदर हमने की ऑपरेशन राहत 2015 के अंदर, नेपाल के अंदर हमने ऑपरेशन किया ऑपरेशन मैत्री 2015 के अंदर, जहाँ पे अर्थक्वेक आया था। अब माउंटेन वारफेयर प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे इंडियन आर्मी जो है अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए, एक्मलेटाइज करने के लिए, वी हैव स्टार्टेड हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल्स इन गुलमर्ग, ओके, जिसको हम हॉस भी बोलते हैं, HAWS, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, ओके।
इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन, तेजस का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, अर्जुन मेन बैटल टैंक जो है इसकी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। कोविड-19 का जो रिस्पॉन्स रहा आर्म्ड फोर्सेस इसमें थी। आईटीबीपी की अगर आप क्वारंटाइन फैसिलिटी देखोगे, वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड क्वारंटाइन फैसिलिटी आईटीबीपी हैज एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली, राइट। आर्म्ड फोर्सेस में आप डालोगे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। दैट वाज अ टाइमली एक्शन के हमारी आईटीबीपी जो कि इसके अंदर जिसको एक्सपर्टीज़ है क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ बनाने में, क्वारंटाइन करने में, उन्होंने ये काम किया। उसके बाद सीडीएस की पोस्ट हमने बनाई, गगन शक्ति एक्सरसाइज हम करते हैं, और यस दिस इज ऑल। इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूं, अ फ्यू मोर थिंग्स यू कैन सी कि कैसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस, मैंने बोला आपको इंडियन आर्म फोर्सेस कौन कौन सी होती है। मिलिट्री फोर्सेस के अंदर देखें तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस भी, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी, इंटर सर्विसेज कमांड इंस्टीट्यूशंस, ऑल कम्स अंडर इंडियन आर्म फोर्सेस। नाउ यू नीड टू सी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की आपको मैनिफेस्टेशन लिखनी है, टाइमली एक्शन की मैनिफेस्टेशन लिखनी है कि कहाँ कहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को दिमाग में रखते हुए कुछ एक्शंस लिए गए थे। जैसे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अभी लेटेस्ट चला हुआ है, पोस्ट ऑफ सीडीएस की पोस्ट बनाना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो है इंडिया की, पाकिस्तान को दिमाग में रखते हुए कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन अगर आप देखोगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन ये इंडिया की न्यू वॉर स्ट्रेटजीज है। जब 2000 अगर आप देखोगे इट वाज इन 2001 व्हेन देयर वाज अ पार्लियामेंट अटैक ऑन 13th of December, तो इंडिया को मोबिलाइज करने में पूरी फोर्स 1 महीना लग गया था बॉर्डर पर पाकिस्तान तक। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो चुका था जब तक, क्योंकि सब दुश्मन को पता होता है कि कितने टैंक आ रहा है वहाँ पे, कौन कौन आ रहा है, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लॉस्ट। तो इंडिया ने क्या किया कि काफ़ी हम हमारे एसेट्स जो हैं, मिलिट्री हार्डवेयर है, विल पुट नियर पाकिस्तान ओनली। तो उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे आर्मी के वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे बटालियन को वहाँ पे लगाया गया, बहुत सारे कैंपसेस आर्मी के वहीं पे डाले गए। तो ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बताता है जिसमें आप मिनिमम 5 से 7 दिन के अंदर यू कैन कैरिड आउट एनी ऑपरेशन। माउंटेन स्ट्राइक क्रोप जो है ये चाइना को दिमाग में रखते हुए, इसमें 60,000 तक आर्म्ड फोर्सेस के लोग होंगे, इंडियन आर्मी के अंडर ये काम करेगी माउंटेन स्ट्राइक को, राइट। दे कैन डायरेक्टली कैरिड आउट एन एनी ऑपरेशन, दे आर बैटल रेडी। माउंटेन स्ट्राइक जो कोप होगी ये बैटल रेडी होगी, एनी टाइम यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम देम। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बात चली हुई है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो कि ब्रेन चाइल्ड था आवर फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी, तो इनका ब्रेन चाइल्ड था इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, आईबीजी का काम होता है अगर आपके सामने एक ऑपरेशन है, एक ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सपोज पाकिस्तान में पर्टिकुलर एरिया पे कोई ऑब्जेक्टिव है, आपको वो कंप्लीट करना है, तो उसके लिए जो भी रिसोर्सेज लगेंगे, चाहे वो रिसोर्सेज आपके एयरफोर्स के हों, आर्मी के हों, नेवी के हों, तो उन तीनों रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर सिंगल ऑफिसर जो है वो ही उनको हैंडल करेगा। अब आर्मी जो मना नहीं कर सकती, एयरफोर्स इसमें मना नहीं कर सकती, उनको अपने रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, एंड ऑल दोज रिसोर्सेज विल वर्क अंडर द कमांड ऑफ वन सिंगल ऑफिसर, दैट इज अ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। नाउ उसके साथ अगर हम देखें अंडमान एंड निकोबार थिएटर कमांड बनाने की कोशिश हो रही है। नाउ विल सी टाइमली एक्शन, कहाँ कहाँ पे हमने टाइमली एक्शन लिया। प्रीएम्प्टिव एक्शन स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2016 के अंदर किया। सर्जिकल स्ट्राइक किया, राइट। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 के अंदर किया था आई थिंक। अब इसके बाद आप देखोगे उसके बाद SFF स्ट्रेटेजिक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, दिस इज अ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। जब मोल्दो गैरिजन के अंदर जब आप देखोगे काफ़ी एक जगह पे चाइना के जो सोल्जर्स ने कुछ स्ट्रेटेजिक हाइट जो है अटेन कर ली थी, लेकिन एक और पर्टिकुलर हाइट थी जो कि उनकी हाइट से ऊपर थी। तो वहाँ पे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जो भी उनके पर्सनल थे, उन सोल्जर्स ने जाके वहाँ पे वो स्ट्रेटेजिक जो हाइट है वो अटेन की थी। रात को ही उनको एयर ड्रॉप किया गया था, उस हाइट पे जाके वो फुल लोडेड बैटल लोड के साथ वहाँ पे लैंड किए थे, और उस पर्टिकुलर हाइट से पूरा का पूरा चाइना का गैरिजन दिख रहा था जो मालदा गैरिजन के अंदर है। तो आपकी लाइन ऑफ साइट में पूरा उनका गैरिजन आ रहा था, तो यू कैन इन्फ्लिक्ट मैक्सिमम डैमेज टू देम। डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 के अंदर अगर आपको ये एपिसोड ना पता हो तो जो हमारा भूटान देश है उसके साथ हमारी ट्रीटी है,
कि हम आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। प्लस उस टाइम क्या हुआ था, चाइना वहाँ पे रोड बना रहा था, तो वो रोड जो है डिस्प्यूटेड एरिया में आ चुका था, तो हमने क्या किया, इंडियन आर्मी को वहाँ पे भेजा और उनकी रोड कंस्ट्रक्शन को रोका। 70 दिनों तक दोनों सेनाएं आपस में आई टू आई कन्फ्रंटेशन में बैठी रही। तो दैट शोज इंडिया का टाइमली एक्शन। 1971 वॉर के अंदर देर वॉज अ पर्टिकुलर वेरियस एग्जाम्पल ऑफ टाइमली एक्शन, कैसे इंडियन आर्म फोर्सेज ने काम किया। कारगिल वॉर में टाइमली एक्शन दिखता है। ऑपरेशन मेघदूत में 1984 में जब सियाचिन को जो पाकिस्तान जो है परमिशन दे रहा था यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग करने की, माउंटेनियरिंग करने की, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडिया ने सोचा दैट इज अ सिग्निफिकेंट एरिया, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक एरिया, वी शुड हैव इट अंडर कंट्रोल। तो इंडिया ने 1984 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत चलाया, राइट। उसके साथ आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद ब खुद सर्च कर सकते हो। आप इनको मैप्स को स्टडी कीजिए, पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है, गलवान वैली कहाँ पे है, डोकलाम स्टैंड ऑफ कहाँ पे हुआ था, देयर इज़ अ गलवान वैली, ओके। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन क्या है। अब हमारी जो नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की जो पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन है उसको रिवाइज करने की बात हो रही है, क्यों हो रही है, क्या ज़रूरत पड़ गई, थिएटराइजेशन करने की क्या ज़रूरत है, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप समझ सकते हो, अपने दिमाग से काम कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में यही था। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये सारी जो वीडियोस हैं इसमें हम सभी PYQs को हम कवर करेंगे। पेपर 2 के जितने भी PYQs हैं, हम 2024 के PYQs जल्दी लेके आने वाले हैं। पहले हम 2022 वाले ख़त्म कर लें, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम इनको करेंगे, राइट। और कोर्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है, सर व्हेन यू विल लॉन्च योर कोर्स पेपर 2 का, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट एडवांस कोर्स। और मैं इसमें ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको यूटिलाइज किया है, दे हैव सीन सम वैल्यू इन देयर लाइफ अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स ऑल्सो। पेपर 2 की अगर प्रिपरेशन करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होती है, आप एक थिंकिंग इंडिविजुअल बनते हो, यू आर जस्ट नॉट अ रोट लर्नर, चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें की थी। मैं यहाँ पे उसकी अब प्रमोशन तो नहीं करूँगा, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक बताऊँगा कि लास्ट ईयर हमने क्या किया था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें कैसे लोगों को मदद मिली, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, एंड सून वी विल लॉन्च अ बैच फॉर CPFAC पेपर 2। उस बैच का नाम रहेगा समाधान 4.0। दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू।